अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज है जी 11th ऑफ नवंबर, ट्यूसडे का दिन है और आज से जो है यूके बिगेस्ट इमिग्रेशन रिफॉर्म जो है वो आज से जो है वो स्टार्ट हो रही हैं। और ये रिफॉर्म जो है ये हैं क्या, मैं उस पर आज बात करूंगा। और 14 अक्टूबर को जो था पार्लियामेंट में ये चेंजेस जो थी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स जो था ये पेश की गई थी। और उसके बाद जो है उसमें जो चेंजेस और अमेंडमेंट्स जो की गई वो आज से ये एप्लीकेबल होंगी। इसमें कौन सी डिटेल्स हैं उस पर आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। और डिस्क्लेमर मैं देता जाऊं आपको कि इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे मैं आपको लीगल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। इट्स जस्ट अ इंफॉर्मेशन और जो अपडेट्स हैं, जो अमेंडमेंट्स हैं, मैं वो यहाँ पे आपके सामने रख रहा हूँ। इसकी जो फुल डिटेल्स हैं ये द इकोनॉमिक्स टाइम जो है यूके का उसमें इन्होंने फुल तफसील जो है उसकी दी है। लेकिन मैं यहाँ पे उसके जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने जो है वो रखूंगा। द यूनाइटेड किंगडम विल इन्फोर्स रिफॉर्म्स फॉर इट्स इमिग्रेशन फ्रेमवर्क जो है फ्रॉम 11th ऑफ नवंबर जो है, जो कि आज बनती है, इससे स्टार्टेड है। और अंडर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल जो है जो कि पार्लियामेंट में पेश किए गए थे ऑन 14 अक्टूबर को। और द होम ऑफिस हैज इंट्रोड्यूस जो है वाइड रेंजिंग ऑफ अमेंडमेंट, उसमें बहुत ज़्यादा जिसको वाइड रेंज कहेंगे वो अमेंडमेंट्स जो थी वो पेश की गई। उसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, जो मोस्ट जिसको कॉमन यूज़ में कहेंगे, मैं उसी पे बात करूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप उसकी फुल डिटेल्स पढ़ना चाहें तो आप ये जो द इकोनॉमिक टाइम्स जो है आप उस पर पढ़ सकते हैं। और ये जो अमेंडमेंट और ये जो रूल्स हैं ये भी कर्सी फ्रॉम दिस इकोनॉमिक टाइम्स से ही मैंने ली हैं। उसमें फर्स्ट ये आ गया अफेक्टिंग नियरली ऑल वीज़ाज कैटेगरी। नंबर एक तो इस ये जो उन्होंने कहा है कि जो चेंजेस जो हैं, अमेंडमेंट्स जो है, ये तमाम कैटेगरीज के जो वीज़ाज हैं उस पे हैं। रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग रिफ्यूज़ल फ्रेमवर्क जो है, और इसमें जो रिफ्यूज़ल की जो कंडीशंस आती थी जब कोई भी शख्स जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करता था, चाहे वो वर्क वीज़ा है, स्टडी वीज़ा है, या फैमिली वीज़ा है, या ह्यूमैनिटेरियन प्रोटेक्शन, ये जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशंस आती हैं, ये सभी को जो है उसमें चेंजेस का रिफॉर्म्स के हवाले से कहा गया है। और उसमें उसका जो स्ट्रक्चर जिसको कहेंगे उसमें भी बुनियादी तौर पे वो तब्दीलियां जो हैं वो की गई हैं। अब हम पहला पॉइंट पे बात करते हैं, वो ये है कि ये जो ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल जो आती है, जो जब कोई शख्स जो है अपनी एप्लीकेशन फाइल करता है, चाहे वो इनसाइड द कंट्री है या वो आउटसाइड द कंट्री एप्लीकेशन है, सो उसमें रिप्लेसमेंट ऑफ अ पार्ट 9 जो है, अक्सर आपने देखा होगा लेटर पे लिखा होता है कि जी कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिफ्यूज्ड अंडर पैराग्राफ या पार्ट 9 जो है, जो कि नॉर्मली ग्राउंड ऑफ रिफ्यूज़ल की तरफ जो है वो जाता है। विद द न्यू फ्रेमवर्क जो है टाइटल्ड पार्ट सुटेबिलिटी जो है, अक्सर आपने देखा होगा कि लेटर में लिखा होता है सुटेबिलिटी जो है कि आप की जो सुटेबिलिटी है, जो उसकी अहलियत है, वो जो है वो नहीं बनती। दिस चेंजेस अप्लाइज अक्रॉस मोस्ट वीज़ा रूट्स इंक्लूडिंग वर्क, स्टडी, फैमिली एंड विजिटर वीज़ा जो है उसमें भी जो है ये तब्दीली की गई है। एंड इसमें सिंगल स्टैंडर्ड फॉर रिफ्यूज़ल जो है वो रखा गया है। और ये मैं समझता हूँ कि जो बहुत सी कन्फ्यूजन्स होती हैं रिफ्यूज़ल्स में या बाकी जो है, उस हवाले से ये अमेंडमेंट्स जो है ये काफ़ी इसको वैसे तो सख्त कहा जाएगा, लेकिन मैं समझता हूँ काफ़ी पॉजिटिव भी है ये, इन सेंस ऑफ कि बाज़ औक़ात वो रिफ्यूज़ल इस ग्राउंड्स पे होती है जिसको बाज़ औक़ात वो दिमाग तस्लीम नहीं करता कि जी ये इस पे मेरी रिफ्यूज़ल नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो जाती है। फिर आपको एडमिन रिव्यू की तरफ जाना पड़ता है, या बाज़ औक़ात उसको चैलेंज करना पड़ता है, या बाज़ औक़ात आपको अपील पे जाना पड़ता है। सो उस हवाले से जो है इसमें चेंजेस की गई हैं। एंड रिफ्यूज़ल कैंसलेशन एंड रिवोक ऑफ अ परमिशन टू एंट्री और स्टे इन द यूके जो है, ये इसमें दो चीज़ें जो है मेंशन हुई हैं। नंबर 1 तो आ गया कि परमिशन टू एंटर मीन जब किसी शख्स को जो है कोई भी वीज़ा ग्रांट होता है और वो यूके में एंटर होते हैं, तो जो एंट्री होती है बाज़ बात जो है वो वहाँ पे आपकी एंट्री को कैंसिल भी करते भी हैं,
और कर भी सकते हैं। ये एक तो आ गया परमिशन टू एंट्री के ऊपर चेंजेस आ गई। सेकंड आ गया ओ स्टे इन द यूके, जो है जब आप एंटर हो जाते हैं यूके में और उसके बाद जो है जब आपका वीसा जो है वो रिवोक किया जाता है या उसको कैंसिल किया जाता है। द होम ऑफिस सेड द डिसीजन विल नाउ बी क्लासिफाइड एज अ मैंडेटरी और डिस्क्रिशनरी। जो इसमें दो चीजें अगेन आ गई। मैंडेटरी का मतलब ये होता है कि लाजमी तौर पे जो है हम इसको रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं या इसको स्टॉप कर सकते हैं। और सेकंड ये आ जाता है डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब ये होता है स्वाबदीद इख्तियार जिसको कहते हैं, कि ये उनकी मर्जी है कि अगर कोई वहां पे वो समझते हैं कि इसमें कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो जाए तो फिर वो आप उनकी डिस्क्रिशन पास जिसको कहते हैं वो एप्लीकेबल जो है वो हो जाती है। ए रिफ्यूजल विल बी मैंडेटरी व्हेन अ एप्लीकेंट हैज अ सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन। अगर कोई एप्लीकेंट जो है उसकी सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन है तो वहां पे जो है वो उसकी रिफ्यूजल दोनों कंडीशन में, लीव टू एंटर की रिफ्यूजल कि जब आप यूके में एंटर होते हैं वहां पे, या अगर आप यूके में एंटर हो चुके होते हैं तो वहां पे जो है वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है, उस पर वो आप वीज़ा जो है वो कैंसिल करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल कन्विक्शन जो है। लेकिन यहाँ पे वर्ड जो है वो सीरियस क्रिमिनल कन्विक्शन जो है वो उसका आता है। फिर उसके बाद आ जाता है डिपोटेशन ऑर्डर जो है और हैज यूज्ड डिसेप्शन इन एन एप्लीकेशन। अगर उनको ये पता चल जाता है कि आपने ये जो एप्लीकेशन फाइल की थी वो डिसेप्शन की बेस के ऊपर की है, फ्रॉड की बेस पे की है, फॉल्स इंफॉर्मेशन की बेस पे की है, तो वो आपकी एंट्री जिस वक्त आप यूके में एंटर होते हैं तो वहां पे भी उसको कैंसिल जो है वो कर सकते हैं और वहीं से जो है वो आपको डिपोर्ट जो है वो कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं यूं दे सकता हूं कि एक शख्स है उसने अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूज की स्टूडेंट वीजा पे, और वो जो बैंक स्टेटमेंट जो थी वो फेक थी और यहाँ पे वीजा उसको चाहे ग्रांट हो गया लेकिन वो एयरपोर्ट के ऊपर भी उसको स्टॉप कर सकते हैं। सेकंड आ गया पॉइंट इसमें, अगर किसी की मैरिज जो वो हुई है और वो स्पाउस वीजे पे एंटर होने लगा है शख्स या मोहतरमा मैडम, तो वो एयरपोर्ट के ऊपर उनको पता चल जाता है कि ये मैरिज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये एक्चुअल मैरिज नहीं है, ये यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया है, ये मैरिज वीजा के ऊपर सिर्फ एंटर हो रहे हैं लेकिन ये एक्चुअल जेन्युइन मैरिज नहीं है। ऑल्दो आपको ऑलरेडी वीजा ग्रांट कर दिया गया है, स्टिल जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। और ये इसी तरह ये जो वर्क वीज़ा की अगर हम बात करें, उनको ये स्पॉन्सर लाइसेंस था, सीओएस निकल आया, वीज़ा इशू हो गया, लेकिन उसके बाद जो है एक शख्स एयरपोर्ट पे पहुंचता है और उसको पता चलता है यूके बॉर्डर एजेंसी को कि ये एक्चुअल कंपनी रिवोक हो चुकी हुई है, लाइसेंस रिवोक हो चुका हुआ है, या इन्होंने ये जो वीज़ा था, ये सीओएस जो था, ये बाय किया हुआ है, ये एक्चुअल जेन्युइन जॉब नहीं है, तो स्टिल ऐसा दे कम अंडर मैंडेटरी जिसको कहेंगे, लाजमी तौर पे जो है वो उसकी रिफ्यूजल बनती है। लेकिन बाकी जगहों पे ये जो है वो डिस्क्रिशन पास में जो है वो आ जाता है। फिर इसमें फर्दर ये आ जाता है डिस्क्रिशनरी जो है रिफ्यूजल विल अप्लाई इन केसेस इन्वॉल्विंग माइनर ऑफेंसेस। जो है रिफ्यूजल स्टिल वो कहते हैं हम कर सकते हैं अगर आपका माइनर क्राइम्स हैं, अनपेड एनएचएस डेट्स हैं, ये भी ध्यान में रखिए। बहुत से लोग जो हैं ये बाज़ अपने बच्चों की या बाज़ कोई वाइफ की या हस्बैंड की जो मेन एप्लीकेंट है वो कहते हैं हम उसका वो कर लेते हैं वीज़ा, PSW या कोई सा भी वीज़ा स्किल्ड वाला है उसको एक्सटेंड कर लेते हैं, लेकिन हम फैमिली का जो है वो बाद में देखेंगे कि IHS पे है नहीं कर सकते चूंकि इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एंड दिस एंड दैट। सो इसमें डिस्क्रिशन पास में आ रहा है, वो चाहे तो रिफ्यूज कर दें या चाहे तो आपको एक मौका जो है वो दे दें। उसमें क्या आ जाता है माइनर ऑफेंसेस। जो माइनर ऑफेंसेस में कुछ भी आ सकता है। माइनर ऑफेंसेस में क्या आ सकता है, अनपेड NHS जो है, आपने NHS का ट्रीटमेंट करवाया नेशनल हेल्थ सर्विस के अंडर, आपने उनके बिल नहीं पे किए, और फेलियर टू अटेंड इंटरव्यू और प्रोवाइड अ बायोमेट्रिक। ये एक बड़ा अहम पॉइंट है जो बहुत से लोग जो हैं इसको क्या कहते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। सो इसको इग्नोर मत किया करें। आज के बाद जो 11 नवंबर के बाद तो इसको इग्नोर करेंगे तो वो रिफ्यूजल की तरफ जाएगा। जैसे आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक की बायोमेट्रिक के लिए, आपने अपनी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट की डेट आ गई। बहुत से लोग जो हैं अगर तो किसी का वाकई सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं और डॉक्टर का लेटर है, फिर तो चले आपने डेट चेंज कर दी, बिला वजह जो है वो अपॉइंटमेंट से 2-4 दिन पहले एक ईमेल सी कर देते हैं कि वो जी हम नहीं आ सकते जी, साड़ी तबीयत नहीं ठीक, फला नहीं है, जो ऐसे। सो इस तरह की जो वो एक्टिविटीज़ होंगी तो वो ये समझते हैं कि ये
हम इसको रिफ्यूज़ल की तरफ इसको लेके जा सकते हैं। सो इस वजह से इन जो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट मिली या बायोमेट्रिक पे नहीं गया, सो इट कुड बी अ माइनर, चाहे ये गलती है या जानबूझ के किया हो गया है या जो भी है, इसको साबित करना सम टाइम जो है वो मुश्किल अब होगा। एप्लीकेंट्स में ऑल्सो फेस अ कैंसलेशन ऑफ अ परमिशन इफ देयर स्पॉन्सर विदड्रॉ जो है, इस लाइन को मैं दोबारा मैं तफसील में जाऊंगा। इसमें ये आ जाता है कि वीज़ा कैंसलेशन वो फेस करेंगे 11 नवंबर के बाद जो है, अगर उनका जो स्पॉन्सर है, स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है, स्पॉन्सर कुड भी जो आपका वो हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, आपका जो स्किल्ड वीज़ा जहां से आपने लिया हुआ है, आपका स्पॉन्सरशिप जो है वो अगर विड्रॉ है तो वो आपका वीज़ा जो है वो इमीडिएट कैंसिल कर सकते हैं, या वो आपको डिस्क्रिशन पावर ये है कि वो आपको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। दे स्टॉप वर्किंग और स्टडी और देयर सर्कमस्टांसिस मटीरियली चेंज आफ्टर एंट्री। अगर यूके में एंटर होने के बाद अगर आपकी चीज़ों में तब्दीली आ जाती है किसी ना किसी वजह से, और इस तरह की जो सिचुएशन आती है, तो वो कहते हैं कि हम आपका वीज़ा जो है, कहते नहीं है बल्कि वो एप्लीकेबल कर दिया गया है 11th के बाद, आज के बाद। दोज हु लूज परमिशन थ्रू देयर स्पॉन्सर्स विल ऑल्सो सी डिपेंडेंस परमिशन रिवोक्ड जो है, ये पॉइंट जो है ये भी बड़ा सीरियस है, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये होता है कि मेरा स्पॉन्सर जो है वो ख़त्म हो गया, मेरा वीज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन मेरी वाइफ और बच्चों का जो है वो डिपेंडेंट्स का जो है वो चल रहा है। सो ऐसा नहीं है। 11 नवंबर के बाद अगर एक शख्स का वीज़ा रिवोक हो गया, आपकी वाइफ का, आपके बच्चों का, अगर आपको लेटर नहीं भी आया, रिवोक होने का लेटर नहीं भी आया, 60 डेज़ का लेटर नहीं भी आया, जिस दिन मेरा लेटर आया ऑटोमेटिकली जो है उनका भी कंसिडर यही होगा कि वो उनका भी जो है वो कैंसिलेशन का लेटर आ गया। कई लोग कहते हैं, जैसे पहले कहते थे, वो जी वो मेरी वाइफ का तो लेटर आ गया, मेरा नहीं अभी तक आया, इसका मतलब है कि मेरी परमिशन जो है वो कंटिन्यूसली है। वो लेटर आए या ना आए, अकॉर्डिंग टू न्यू अमेंडमेंट्स जो हैं, अगर दोज हु लूज परमिशन देयर स्पॉन्सर विल ऑल्सो सी डिपेंडेंट्स परमिशन रिवोक्ड जो है ये। सो इस वजह से इसको अपने जहन में रखिए। सो अब इसमें सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे, उसमें ये आ जाता है कि ओवरस्टेइंग एंड री एंट्री रूल्स जो हैं वो उसमें जो चेंजेस जो है, अमेंडमेंट जो है वो क्या है। द अपडेटेड रूल्स कोडिफाई ए क्लियर टाइम बेस्ड बैन्स ऑन अ प्रीवियस ब्रीचेस ऑफ इमिग्रेशन रूल। अगर आपकी जो भी प्रीवियस ब्रीच की हुई थी, आपने कानून को तोड़ा हुआ था, उसके मुताबिक जो है आपका ओवरस्टे होने का और री एंट्री बैन, जो दोबारा री एंटर यूके में जब आप आते हैं, उस हवाले से जो है वो आप उसको फेस करेंगे। इंडिविजुअल जो है लीविंग वॉलंटरी देयर ओन एक्सपेंसेस विल फेस अ 1 ईयर बैन जो है। मैंने एक जो था, मैं ओवरस्टेड हो गया, या मैंने कोई सी भी एक एप्लीकेशन डाली, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है किसी तरीके से जो है यहाँ पे स्टे लेने की कोशिश की, या किसी ना किसी तरीके से जो था मैं सिस्टम में ओवरस्टेड अगर हो गया, तो मैं अब अपनी पॉकेट से अपनी टिकट लेके अगर मैं वापस जाऊंगा तो मेरे पे री एंट्री बैन जो है वो 1 साल का लगेगा। लेकिन क्या वो री एंट्री बैन के बाद जो है वो मुझे आसानी से वीज़ा देंगे? दिस इज़ अ क्वेश्चन मार्क। ये एक टफ पॉइंट है लीगली। तो यस, अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो वो आपको दे सकते हैं, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं ये समझता हूँ नहीं होगा। दोस्त डिपार्टिंग अ पब्लिक एक्सपेंस जो है, कि मैं पब्लिक जो एक्सपेंस मीन ये जो लोगों के टैक्स की मनी जो होती है, लोग टैक्स पे करते हैं, ये गवर्नमेंट जो है ऑब्वियसली अब जब आपको आपकी टिकट खुद से बाय करके आपको वापस भेजती है, और इस तरह की सिचुएशन जब आती है तो वो टैक्स की मनी है, तो उसके ऊपर जो है ये आज के बाद जो न्यू रूल्स हैं, वैसे तो ये पहले भी था, लेकिन इसको बाकायदा उन्होंने अब मैं समझता हूँ सख्ती के साथ इसको अब एप्लीकेबल किया है। उसमें यह है कि विद इन 6 मंथ विल बी बार्ड फॉर 2 ईयर्स जो है दोज डिपार्टिंग के यहाँ से डिपार्ट कर रहे हैं, डिपार्चर कर रहे हैं एट अ पब्लिक एक्सपेंसेस विद इन 6 मंथ्स जो है 6 महीने के अंदर जो है। ये एक नई अमेंडमेंट है कि पहले ये होता था कि जब भी पकड़े गए और उसके बाद जो है वो वापस वहां से टिकट लेके गवर्नमेंट से वापस जाते थे, तो नॉर्मली वो 2 ईयर्स का बैन जो था। लेकिन अब उन्होंने इसमें अमेंडमेंट ये की है कि ओवरस्टेड होने के बाद अगर विद इन 6 मंथ अगर आप चले जाते हैं वापस गवर्नमेंट के टैक्स के पैसों से, तो फिर वो 2 साल का बैन करेंगे। और फर्दर ये है कि दोज रिमूव्ड एट अ पब्लिक एक्सपेंस और यूज्ड डिसेप्शन जो है, कोई आपने फ्रॉड, जालसाजी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से जो एप्लीकेशन फाइल की हुई थी, एंड देयर एप्लीकेशन विल फेस फॉर 10 ईयर्स जो है एक्सक्लूजन जो है, उसमें 10 ईयर्स का जो है 10 साल का जो है वो बैन आएगा।
अब ये जो पहला पॉइंट मैंने कहा था 6 मंथ वाला जो है, उसमें मेंशन रूल्स में जो है वो 6 मंथ के अंदर कहा है कि 6 महीने के अंदर आप पब्लिक एक्सपेंस से वापस चले गए, 2 साल का बैन है। सो आगे की क्लैरिटी नहीं है, आगे की मुझे लगता है कि उन्होंने वकीलों के ऊपर छोड़ दी है कि चलिए आप भी फाइट कीजिए, फिर हम भी फाइट करते हैं। तो जो शख्स जो है 6 माह में आउट नहीं हुआ, 8 महीने में आउट हुआ, उसके साथ क्या बनेगी? जो 1 साल बाद आउट होता है उसके साथ क्या, उसके ऊपर भी 2 साल का बैन होगा? मैं नहीं समझता। ये उसका टाइम फ्रेम जो है उस महीनों के मुताबिक ये ऊपर लेके जाएंगे। 6 महीने का बैन 6 मंथ के अंदर आउट गया, 2 साल का बैन, मे बी 1 साल के बाद गया 3 साल का बैन, जो है 1.5 साल के बाद गया, 2 साल के बाद गया। सो इस तरह वो मैं समझता हूँ कि वो टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन टेक्निकली तौर पे यही 10 साल वाला बैन जो है वो एप्लीकेबल आएगा, या 5 साल का भी बैन हो सकता है अगर एक शख्स जो है वो 3 साल बाद वापस गया है यहाँ पर। So overstaying will be disregarded where applicant apply within 14 days of expiry and provide a reasonable explanation। अगर आपका वीज़ा ख़त्म हो गया, आप को नो राइट ऑफ अपील है, उन्होंने कहा कंट्री लीव कर चाहिए, और आपने किसी तरह की कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, कोई आपका वहाँ पे जो है कोई बेस नहीं है, और फिर यहाँ पे आपने अगर जो है आपने विद इन 14 डेज, जिस दिन आपको रिफ्यूज़ल आई है, जिस दिन लेटर एक आया, उस दिन अगर आपने 14 दिन के अंदर या 14 डेज, जिसको ग्रेस पीरियड भी आप कह सकते हैं, विद इन 14 डेज जो है द एक्सपायरी एंड प्रोवाइड रीजनेबल। 2 चीज़ें अगेन इसमें हैं। नंबर 1 विद इन 14 डेज आ गया, और नंबर 2 आ गया रीजनेबल एक्सप्लेनेशन जो है वो, ये एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन जो है ये आपको देनी पड़ेगी। ये नहीं कि जी कहो जी कि मेरी फुफी के मुंडे का ब्याह सी ते मैं उदी वजह तो मैं 3 दिन उदा मैं अपना डांस करता रहा उत्थे, तो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। या आप कहें जी कि मैनू खांसी आ रही सी, कफ आ रही सी, ते मैं जी मेरे ते बॉडी च पेन सी, ते मैं ते बैठ के ते नैटफ्लिक्स वेखदा रहा मैं, ते मैं ताकि रेस्ट की है। दिस इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन। जो है रीजनेबल एक्सप्लेनेशन में जो है, क्या आप सीरियसली इल थे, सिक थे, आपके पास डॉक्टर का लेटर है, आपके पास हॉस्पिटल का कोई सॉलिड एविडेंस है, या आपकी क्लोज फैमिली मेंबर की जो है वो डेथ हो जाती है, आपकी वाइफ की, आपके हस्बैंड की, आपकी माँ है, बाप है, कजन है, क्लोज जो डायरेक्ट इमीडिएट फैमिली जिसको कहते हैं, उसमें से कोई डेथ हुई, तो इट कुड बी अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन। ये नहीं कि साडे महल्ले दे विच बिल्ली ने 2 बच्चे दिते ते वो बिल्ली फौत हो गई, तो असी मैं उहदे वास्ते रुकिया रहे हैं। सो दैट्स नॉट अ रीजनेबल एक्सप्लेनेशन जो है। या हमारे नेबर में जो था एक साडे चाचा जी बने सन, मैं बचपन से ही बड़ा प्यार था मुझे उनसे और उनको मुझसे, और वो जो है ये ताया जी की डेथ हो गई, तो मैं उस वजह मैं तो उनको ताया जी कहता था बचपन से, तो उनकी डेथ हो गई। क्या ये एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है? इसको साबित करना जो है ये मैं समझता हूँ टफ होगा, ये जो न्यू रूल्स और अमेंडमेंट्स आई हैं। सो इस वजह से ओवरस्टे होने से बचिए, और ताकि आपका फ्यूचर जो है आगे डार्क ना हो। सो ये थी जी इस हवाले से ये जो सेक्शन 9 वाला जो था रिफ्यूज़ल, और उससे रिलेटेड और अपडेटेड जो है इसमें इमिग्रेशन रूल्स हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड क्लैरिटी जो है, परमिशन टू स्टे विल नाउ रिप्लेस जो है लीव टू रिमेन जो है। सो जो वर्ड वो पहले यूज़ किया करते थे परमिशन टू स्टे, उसको जो है अब इन्होंने चेंज करके इसको लीव टू रीमेन जो है उसमें चेंज कर दिया गया। ए न्यू ग्लोबल यूनिवर्सिटी लिस्ट जो है उसमें भी कोई अपडेट्स जो है वो की गई हैं, और उनकी भी रैंकिंग और उस हवाले से भी बहुत सी चेंजेस हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसके ऊपर जो है वो इसको मज़ीद इसी से रेलिवेंट जो है जब क्वेश्चंस आपके आते जाएंगे उसको मैं मज़ीद अगली अपनी वीडियोस में जो है वो मैं बताता जाऊंगा। सो आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। 11 बज गए हैं, 11:30 पे जो है क्लाइंट मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। 2 में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।